हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे बताया था लास्ट क्लास में कि आज से हम लोग नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन स्टार्ट करेंगे और इससे पहले थोड़ा सा चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के सीरीज में हम क्लास 12 का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा नीट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपको नीट के लिए अभी 2020 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी सारा चैप्टर का इन ब्रीफ समरी यहाँ पे बताया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर में जो मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही कई नए नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और फिर आपको पार्ट बाय पार्ट बताएंगे। और आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपको बताया थे लास्ट क्लास में कि डिस्कशन होगा तो शायद आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इसी को डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के साथ और देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि उसमें रिप्रोडक्शन होगा, है ना। तो ये रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, बिना रिप्रोड्यूस किए हुए जिंदा भी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिप्रोडक्शन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तो आपसे आता है कि ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ बट व्हाई इट इज एसेंशियल। तो एक सेंटेंस में आंसर दे दे इसका, टू कंटिन्यू द रेस ऑफ स्पीसीज, है ना, द रेस ऑफ स्पीसीज, है ना। किसी भी स्पीसीज के रेस को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों? जैसे मान लीजिए ह्यूमन में कि जिनका पहले जन्म हुआ था, अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है ना। लाइफ स्पैन के बाद फाइनली उनका डेथ हो जाता है। तो डेथ के बाद क्या देखेंगे, जितना दिन तक वो जिंदा रहेंगे नेचुरल डेथ तक, है ना। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ होता है लाइफ स्पैन का डेफिनेशन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ रहता और उनका डेथ हो जाता तो आगे उसका रेस, ह्यूमन का रेस कंटिन्यूड नहीं रहता। तो आज भी ह्यूमन का रेस कंटिन्यूड है या किसी भी स्पीसीज का रेस कंटिन्यू रहता है, इसके पीछे यही रीजन है कि उसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो सिंपली इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच any living organism give rise to individual similar to themselves, है ना। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। क्यों रिप्रोड्यूस करेगा? तो टू कंटिन्यू द रेस ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which involves the transmission of genetic material from one generation to next, ensuring the survival of the species over long period of time, है ना। क्या इंश्योर करता है? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और रिप्रोडक्शन में क्या 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 होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, है ना। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा हमारे पेरेंट्स से हमें क्या आता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो आपको पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए।
है ना। तो हमारे पेरेंट्स से हमें डीएनए आया है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, आगे चले हम। तो रिप्रोडक्शन के बाद देखेंगे लाइफ स्पैन, है ना। तो आपको एक बताया था अभी कि लाइफ स्पैन क्या, किसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक सेंटेंस में बोले तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है। और लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है ना। आप देखेंगे कि साइज सिमिलर होते हुए भी उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। जैसे कि क्रो का आप देखेंगे 15 ईयर्स है, और साथ ही साथ आप अगर पैरेट का देखेंगे तो पैरेट का कितना है, 140 ईयर्स है। ऑल दो दोनों का साइज सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन आप देख रहे हैं कि कितना डिफर कर रहा है। क्रो का 15 ईयर्स है और पैरेट का कितना है, 140 ईयर्स। ठीक है। तो आपसे पूछता है कि डज लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन साइज, तो आपका आंसर होगा नो, लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड ऑन साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल कैसे दे देंगे, बोर्ड एग्जाम में आता भी है। तो क्रो और पैरट का दोनों का साइज सेम है, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन आप देख रहे हैं 15 ईयर्स है, और पैरट का कितना है, 140 ईयर्स। ठीक है। तो यही है लाइफ स्पैन। तो इसको एक बार देख ले, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। Lifespan of an organism may be few minutes to several thousand years. कुछ मिनट से लेके कुछ थाउजेंड ईयर्स तक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कैसा है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन 1 डे होता है। बटरफ्लाई की बात करें तो 1 to 2 वीक होता है। अगर व्हीट प्लांट की बात करें, गेहूं, तो आपके आसपास वाले एरिया में भी आपने देखा होगा 6 मंथ में तैयार हो जाता है। अगर क्रो का लाइफ स्पैन बोले, अभी बताया भी था आपको, ये 15 ईयर्स होता है। डॉग का बोले तो 25 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का देखेंगे तो 60 ईयर्स, ह्यूमन की बात करें तो 100 ईयर्स, है ना। इसमें अब एवरेज लाइफ स्पैन नहीं है, ये मैक्सिमम है 100। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मैक्सिमम अभी तक आदमी जिंदा रहा है वो 121 ईयर्स जिंदा है, और वो आदमी था जापान का। बाद में उनको लंग में इंफेक्शन हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो दिस इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। अभी तक ह्यूमन में मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहाँ तक गया है, 121 ईयर्स, है ना। अब ऐसे एवरेज की बात करें तो 60 to 65, अभी 68 ईयर्स तक लाइफ स्पैन जा रहा है, एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन का। ठीक है। लाइफ स्पैन भी डिपेंड करेगा कहाँ पे रह रहा है, वहाँ का इकोनॉमिक कैसा है, आदमी का हेल्थ कंडीशन कैसा है ना। जिस तरह का अगर डेवलप्ड कंट्री में है तो लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा होगा, डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा कम होता है। ठीक है। पैरेट की बात करें तो 140 ईयर्स है। टोर्टोइस, कछुआ की बात करें तो 100 से 150 ईयर्स है। और बनियन ट्री की बात करें तो इट इज 200 ईयर्स। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फेजेस ऑफ लाइफ, है ना। एनसीईआरटी में आपका 3 फेजेस दिया है, जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, और सेनेसेंस फेज है। सेनेसेंस फेज का उसके बाद डेथ हो जाता है, तो डेथ भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। तो लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी फेज, और एजिंग एंड सेनेसेंस, है ना। तो कोई आदमी जन्म लेता है और वहां तक जब तक एडोलसेंस पीरियड में नहीं पहुंच जाए, प्यूबर्टी वाले एज में नहीं पहुंच जाए। ठीक है। जनरली देखते हैं आप प्यूबर्टी 12 ईयर्स के बाद से स्टार्ट होता है। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है ना। जुवेनाइल फेज को आप क्या कह सकते हो, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज है, उसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये जुवेनाइल फेज है। ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि बर्थ से लेके अप टू प्यूबर्टी, दिस इज जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो जिस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी फेज। लास्ट में क्या होगा, एजिंग होगा, और एजिंग को हम लोग सेनेसेंस कहते हैं, जिसको आप कहते हो बुढ़ापा। और इस फेज में क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिज्म।
और फाइनली लोग बीमार भी रहने लगते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे डेथ भी हो जाता है ना। सेनेसेंस के बाद क्या होता है, तो डेथ। तो फेजेस ऑफ लाइफ की बात करें तो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज, और फाइनली क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का कितना टाइप हो गया, दो टाइप हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर। अगले क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।